एक हार्मोन था डाईपेप्टाइडेज, नोट करना, डाईपेप्टाइडेजेस। डाईपेप्टाइडेजेस क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। वहां पे डाइसैकेराइड लिखा हुआ था, उसको काट के लिखेंगे डाईपेप्टाइड टू एमिनो एसिड कर लीजिए। तो डाईपेप्टाइडेज का फंक्शन रिकरेक्ट कर लीजिए, डाईपेप्टाइड से एमिनो एसिड कर लीजिए। तो अब देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम के थ्रू एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ से किस पार्ट का होता है, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सब लोगों ने करेक्ट कर लिया? तो ये नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यस सर। ठीक है। तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए, है ना, एज इट इज ये एक डायग्राम आप। मिनट सर, जी मेरा बताइए। स्क्रीन चला गया था सर। क्या डाइपेप्टाइड से अमीनो एसिड लिखना है ना बस? हाँ, डाइपेप्टाइड से एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अब देखो हेडिंग डालेंगे, साइट फॉर एब्जॉर्प्शन, साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ड्रग्स in gastrointestinal tract। तो सर ये मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ड्रग्स की बात हो रही है ना? हाँ भैया, सभी ड्रग्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो नहीं मतलब मेजॉरिटी में ना, क्योंकि ड्रग्स तो सर क्या कहते हैं ये मेजोरिटी ने ऑल ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं, नॉट मेजोरिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी ड्रग्स ना। तभी पे एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना सिमिलर होगा। सर ऐसे तो सर हाँ, फिर ऐसे तो सर क्या कहते हैं माउस में भी तो होता है, माउस में भी तो होता है। क्या होता है? अब्जॉर्ब होते हैं ना सर, क्या कहते हैं कुछ ड्रग्स। माउस में एब्जॉर्ब होता है? माउथ 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 में क्या एब्जॉर्ब होता है? सर ड्रग्स होते हैं कुछ अब्जॉर्ब। हाँ, सर माउथ में ड्रग्स अब्जॉर्ब होते हैं कुछ। कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, नाम बताओ। सर अब नाम याद सर, मैंने पढ़ा है ना सर, तभी बोल रहा हूँ। ऐसे तो ऐसे नहीं सर, सर ही वो मतलब सर अलग से पॉइंट आउट किया था बुक में इसलिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बताओ ना, थोड़ा सा नाम तो बताओ, एग्जाम्पल भी तो बताओ ना, कि सर माउथ वो में कौन सा ड्रग एब्जॉर्ब होता है, मैं भी तो देखूं जरा, सर देखना पड़ेगा वो। देख के बताओ मुझे। सर सर जैसे मॉर्फिन एट्रो, सर उसके बाद ये सर एक सर मॉर्फिन एट्रोपाइन और नाइट्रोग्लिसरीन। माउथ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
सर ये लिखा हुआ है हाँ, क्या लिखा हुआ? हाँ सर लिखा हुआ है कि एट प्रेजेंट ओरल मेडिकेशंस आर मोस्ट कॉमनली administered in tablets or capsules and the active constituents are released in the stomach or small intestine prior to absorption. Morphine, atropine, nitroglycerin, strychnine, strophanthin और एक और possibly insulin might be absorbed efficiently from the mouth. अच्छा, मे भी हो सकता है ड्रग्स में ऐसा होता हो। एज पर अगर हम डाइजेशन की बात करें तो जो मैं लिखा रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। सर जी बताइए। सर मोनोसेक्राइड में सर वो आई होगा और सर सी डबल होता है एच डबल होता है। CACC HRIDES। सर जी सर सही है वो? क्या क्या सही है? सर मोनोसेक्राइड की स्पेलिंग सर। मोनोसेक्राइड की स्पेलिंग MO क्या लिखा हुआ है? MONO। एक आई एक्स्ट्रा आ गया ओके बाद अच्छा ऊपर की बात कर रहे हो क्या? अच्छा ये जो ऊपर लिख दिया है, रुको। MONO monosaccharides। सर क्या हुआ? सर हाँ बताइए। सर बी बोलिए। के बाद कॉमा नहीं होगा ना? बी के बाद कॉमन नहीं होगा, B12। अरे जानते तो यार तुम लोग। मैं बोल दूंगा, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, मुझे लिख लेने दो एक बारी।
देखो, इतनी सारी चीजें याद रखना। नीट के एग्जाम में आप क्वेश्चंस देखेंगे बहुत सारे, किस पार्ट में क्या एब्जॉर्ब होता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो होपफुली कि शायद मैंने डायग्राम किसी को बना के भी दिया हो, ठीक है नहीं, मेरा हैंड रिटन डायग्राम था, ठीक है। तो ये मैंने बनाया हुआ है इसका, ठीक है ना, कुछ लोगों को दिया होगा। तो आप इसको एज इट इज ड्रॉ कर लो और इसको एज इट इज याद कर लो, इसमें और कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, ठीक है। इट्स सिंपल दैट which element, which vitamin or which substance get absorbed at which part। वैसे तो मेनली एब्जॉर्प्शन का जो क्रेडिट जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को ही जाता है, जो मेजर चीजें होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी जो चीजें बचानी होती हैं, वेस्ट ना होने पाए, इसके लिए लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। और कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं, वैसे एब्जॉर्प्शन इज नॉट पार्ट ऑफ स्टमक, लेकिन बट स्टिल एल्कोहल हाईली एब्जॉर्बेटिव सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए। जितने सारे हम सब्सटेंस, जितने सारे कंपोनेंट खाते हैं, उन सब में एल्कोहल हाईली एब्जॉर्बेबल है, इसलिए यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाकी के पार्ट मेनली नीचे वाले स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। तो एज इट इज आप लोग याद कर लीजिए। और बन जाए तो मुझे बताना। डन सर। Done, sir. ठीक है। देखो, आप दूसरा एक डायग्राम में शेयर कर रहा हूं। ये डायग्राम में हमारा एब्जॉर्प्शन का है। इससे पहले मुझे ये बताओ कि एक्टिव और पैसिव और फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन पता है नहीं पता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन यस सर पता है। बाकी लोगों को पता है? एक्टिव नहीं सर। ठीक है। दूसरा होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। और तीसरा होता है फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। बताइए भाई, एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एनर्जी के थ्रू जब एटीपी एब्जॉर्ब। लगता है सर, एटीपी यूज होता है जिसमें। ठीक है, और क्या होता है, कैसे होता है? देखो, एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हालांकि हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी वाले पार्ट में पढ़ेंगे टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन मेम्ब्रेन में। हाँ सर ग्रेडियंट के खिलाफ जाता है, मतलब जैसे डिफ्यूजन के, मतलब तो होता कैसे है? सर जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ ना, वो तो ठीक है ना, वो तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब यही हुआ है ना। लेकिन ये होता कैसे है? देखो, मेन चीज यही कि होता कैसे है। नो डाउट, देखो क्या होता है, एक्टिव का मतलब होता है कि ग्रेडियंट के खिलाफ। ग्रेडियंट के खिलाफ मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पर आपका लो कंसंट्रेशन है, किसी भी सब्सटेंस का ऊपर लो कंसंट्रेशन यहाँ पे, और इस तरफ मेम्ब्रेन के हम बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेनली बात कर रहे हैं, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब क्या होता है, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको कि इंटरनली अंदर लेना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि लाइसोसोम में अंदर की तरफ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और बाहर की तरफ कम होता है। फिर भी बाहर से अंदर की तरफ हाइड्रोजन आयन आते रहते हैं। तो कैसे आते हैं? होता यूं है कि यहाँ पर कुछ कैरियर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ कैरियर प्रोटीन होती हैं, ठीक है। रादर देन कैरियर प्रोटीन, इतना समझ लो, इनको हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। ये चैनल प्रोटीन होती हैं। ये चैनल प्रोटीन जो होती हैं, इनमें इनके अंदर कुछ कैरियर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ये एटीपी खर्च होती है, तो एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होता है।
एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होती है तो जो चैनल प्रोटीन होती हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो चैनल या गेट ओपन हो जाते हैं, और गेट ओपन होने के साथ में एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस को जिसको अंदर लेना होगा, जैसे मैं बात हाइड्रोजन आयन की कर रहा था, उसको जबरदस्ती पकड़ के लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लाता है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? इट टेक्स प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ चैनल प्रोटीन। तो नोट करेंगे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस against concentration gradient, against concentration gradient at the expense of energy or ATP, at the expense of energy or ATP, with the help of at the expense of सर energy. हाँ, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। active absorption takes place against concentration gradient at the expense of energy or ATP, with the help of channel protein, अब देखो, पैसिव एब्जॉर्प्शन का ये मतलब होता है, सिंपल होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू यहां पर लो कंसंट्रेशन है, ठीक है, और यहां पर हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता रहेगा मॉलिक्यूल, तब तक मूवमेंट होगा जब तक कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, मतलब कि इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए, तब तक ये मूवमेंट होता रहेगा। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, तो ये पैसिव मूवमेंट रुक जाएगा। लेकिन पैसिव मूवमेंट में एनर्जी एक्सपेंस नहीं होती है, ठीक है, तो नोट करेंगे। सर आपने बोला लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, नहीं उल्टा, हाँ सॉरी, हाई से लो की तरफ। हाँ सर, वो इक्विलिब्रियम कैसे होता है? हाँ, इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो हाई से लो से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। नोट करेंगे, पैसिव एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस from high concentration of molecule to low concentration, high concentration of molecule to low concentration through plasma membrane, full stop. In this process, energy is not required. In this process, energy is not required. In this process, energy is not required. The process will keep on going till equilibrium is achieved. अब देखो, जो फैसिलिटेटेड होता है, फैसिलिटेटेड में और एक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फैसिलिटेटेड, हाँ, द प्रोसेस विल की बात कर रहे हैं। द प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग टिल इक्विलिब्रियम is achieved.
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है ये भी कंट्रोल्ड होता है। यहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चैनल प्रोटीन पाई जाती हैं। चैनल वो प्रोटीन से बने हुए गेट होते हैं जो कंट्रोल्ड होते हैं, जरूरत पड़ने पे ही खुलते हैं, तो इनको हम चैनल कहते हैं। अब क्या होता है, इन चैनल में ही कुछ कैरियर प्रोटीन पाई जाती हैं। चैनल में कुछ कैरियर प्रोटीन पाई जाती हैं। ये कैरियर प्रोटीन क्या करती हैं, यही किसी भी सब्सटेंस को अंदर की तरफ लेकर के आती हैं। ये जो या तो ये कैरियर प्रोटीन होगी या इसकी जगह कोई मिनरल आयन भी हो सकता है जो कैरियर की तरह फंक्शन करे। तो ये किसी भी सब्सटेंस को अपने साथ पकड़कर अंदर लेकर के आती हैं। अपने आप को सब्सटेंस नहीं आ सकता, उसको इसकी मदद जरूर लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर भी एनर्जी का एक्सपेंस नहीं होता है। और ये फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन भी जो होता है, ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो नोट करेंगे, in facilitated absorption, movement of molecule in facilitated absorption, movement of molecule takes place in the direction of concentration, the direction of concentration gradient, comma, energy is not required, but it takes place with the help of carrier molecule. It takes place with the help of carrier molecule. तो ये तीनों तरह के एब्जॉर्प्शन जरूरी है हमें ये बात समझने के लिए। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है विलाई का। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फोल्डिंग पाई जाती है जिनको हमने विलाई का। विलाई में होता क्या है कि देखो, अब विलाई की जो सेल्स अपर जो लेयर बनी होती है, ये एपिथेलियल लेयर की बनी होती है। एपिथेलियल लेयर जो होती है, मतलब विलाई खुद में फोल्डिंग है, और विलाई में भी जो एपिथेलियल सेल होती हैं, इनमें भी कुछ इस तरह की माइक्रोविलाई पाई जाती है। इस तरह की एपिथेलियल सेल जिनमें इस तरह की विलाई जैसे स्ट्रक्चर, माइक्रोविलाई पाए जाएं या सिलिया जैसे स्ट्रक्चर पाए जाएं, इनको हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम। सर एक बार रिपीट करना, सिलिएटेड एपिथेलियम। ऐसे एपिथेलियल लेयर जिनके ऊपर सिलिया जैसी या माइक्रोविलाई जैसे स्ट्रक्चर पाए जाएं, उनको हम सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल सेल। इनका मेन फंक्शन होता है या तो किसी भी चीज के मूवमेंट को हेल्प करना या एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देना। ये दो ही चीजों का काम होता है। ये यहाँ भी पाए जाते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन में। अब ये हो गई हमारी एपिथेलियल सेल। ये देखो सिलिएटेड एपिथेलियल है, ये नॉर्मल एपिथेलियल सेल है ना। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कैपिलरी का नेटवर्क है। अब कैपिलरी दोनों की कैपिलरी है। यहाँ पर जिनको आप आर्टेरियोल्स बोल रहे हैं और दूसरी ब्लू वाली जो है वेन्यूल्स बोल रहे हैं। तो आर्टेरियोल्स मतलब आर्टरी का छोटा भाई, आर्टेरियोल्स। वेन्यूल्स मतलब वेन का छोटा भाई, ठीक है ना। आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स और पतली पतली पाइपलाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको फिर फाइनली हम कैपिलरी कहते हैं। तो कैपिलरी दोनों ही तरह की हैं। यहाँ पर रेड वाली जो कैपिलरी है उनके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं कि ये जो रेड वाली कैपिलरी है, तो इनके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं दे आर कैपिलरी ऑफ आर्टरी, और कैपिलरी ऑफ वेन। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये जो ऑरेंज कलर की है, दे आर एक्चुअली लिम्फ वेसल्स, है ना।
और ये लिम्फ वेसल्स आप देख पा रहे हैं अंदर की तरफ ऐसे ऐसे गई हुई है। ये जो लिम्फ वेसल है ये जब अंदर की तरफ जाती है, इसी के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं लैक्टियल, ठीक है ना, लैक्टियल। मेनली इनका फंक्शन होता है फैट को एब्जॉर्ब करना। अब थोड़ी सी गौर से मेरी बात को आप समझिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, यहां भी आपको रटना नहीं है, मैं आपको जोर दूंगा समझने पे, ठीक है। अब देखो जब आप समझने की बात करेंगे तो कैसे कैसे किस चीज का ऑब्जर्वेशन, आप इसी डायग्राम में आपको नोट करना होगा, आप नोट कर लीजिएगा यहीं पे। तो अलग अलग कलर से अलग अलग चीजों को शो कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं ये पहले ब्रेक होते हैं किसमें, ये तो ग्लूकोज में ब्रेक हो जाते हैं, है ना। और जो डाइसैकेराइड होते हैं वो भी ग्लूकोज में ब्रेक हो जाते हैं। तो पॉलीसेकेराइड और डाइसैकेराइड। पॉलीसेकेराइड और डाइसैकेराइड दोनों ही ग्लूकोज में ब्रेक हो गए, है ना। और कई बार ये जो डाइसैकेराइड्स हैं ये आपके ब्रेक हो जाते हैं गैलेक्टोज में। तो डाइसैकेराइड या तो ग्लूकोज में ब्रेक हो गए और या ये गैलेक्टोज में ब्रेक हो गए, है ना। जो ग्लूकोज में ब्रेक हो गए, ठीक, और या फिर गैलेक्टोज में ब्रेक हो गए, ये दोनों ही तरह के पॉलीसेकेराइड्स जो हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन एपिथेलियल सेल्स के थ्रू, है ना। और किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो पहले हमें इंपॉर्टेंट चीज ये पता लगी कि इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहीं पर जो डाइसैकेराइड्स हैं, है ना, तो बहुत सारे तरह के डाइसैकेराइड्स होते हैं, इनमें फ्रक्टोज भी एक तरह का डाइसैकेराइड हमने पढ़ा हुआ था। तो फ्रक्टोज जो यहां से एब्जॉर्ब होता है ये भी एपिथेलियल लेयर के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन देखिए, फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है, फैसिलिटेटेड। तो हमें यहाँ पे दो बातें पता चली कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं और फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे डिफ्यूज आउट होते हैं हमारी वॉल में, ठीक है ना। ये तो बात हो गई शुगर की, ठीक है ना। दूसरी बात अब हम लोग करते हैं फैट की। अब आइए फैट पे आ जाते हैं। सेकंड हो गया हमारा फैट। जो फैट हमारा होता है ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो दो चीजों में ब्रेक हुआ, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो एब्जॉर्ब होते हैं इनका एब्जॉर्प्शन का तरीका जो होता है दे गेट एब्जॉर्ब। अब ये लैक्टियल एब्जॉर्ब करेगी, वो हम बाद में बात करेंगे लैक्टियल कैसे एब्जॉर्ब करेगी। ये एब्जॉर्ब होते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। थर्ड, प्रोटीन। प्रोटीन ब्रेक होता है किसमें, प्रोटीन ब्रेक होते हैं एमिनो एसिड में। पहले पेप्टाइड में ब्रेक होते हैं फिर एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाते हैं। एमिनो एसिड में ब्रेक हो गए। एमिनो एसिड का जो यहाँ पर एपिथेलियल लेयर में ट्रांसपोर्ट होता है ये ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब देखिए अब आ जाते हैं वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है। वाटर तो सिंपल, चौथे नंबर पर हमारा वाटर आता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस के थ्रू होता है,
वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। और एक और चीज, पांचवी चीज नोट कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ वाटर सोलेबल विटामिन, है ना, वाटर soluble minerals, vitamins। तो जो भी वाटर soluble vitamins होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। और बाकी तो नोमेनक्लेचर सब दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, डन। Sir. सर ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होता है ना, उसके खिलाफ नहीं होता ना? नहीं, उसके डायरेक्शन में होगा। ऑपोजिट डालने के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी, ऑपोजिट बिना एनर्जी के और एक्टिव के बीच में रह सकते हैं ना? ये सेलेक्टिव, इसको हम ये कह सकते हैं, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। दो तरह की चीजें हैं कि ये वैसे ही है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा बस में चढ़ तो सकता है लेकिन अगर खुद से चढ़ेगा तो उसको चोट लग जाएगी। तो क्या होता है, छोटे बच्चों के जो बसें होती है ना, उनके गेट में एक आदमी खड़ा होता है, वो छोटे बच्चे का हाथ पकड़ता है, उसका पहले बैग पकड़ता है, फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसको चढ़ा लेता है, ठीक है ना। तो छोटे बच्चे के अंदर एनर्जी तो है, वो जा तो सकता है लेकिन जाना सेफ नहीं है, ठीक है। और कौन बच्चा अंदर जाना है कौन नहीं जाना है ये वही आदमी डिसाइड करता है। वो जो आदमी है वो कैरियर मॉलिक्यूल है और उस बच्चे को गेट के अंदर ले आना, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक फैसिलिटी है, ठीक है। वो इसलिए प्रोवाइड की गई कि किस किस बच्चे को लेना है, किस बच्चे को अंदर नहीं लेना, किसी बड़े बच्चे को अंदर नहीं आने देगा वो। ओके सर। डन। सर एक मिनट। बनाओ तो फिर एक चीज और इसमें ऐड करनी है। सर ये प्रोटीन्स को भी एपिथेलियल सेल्स ही करती है ना absorb? हाँ, प्रोटीन को सिर्फ, फैट को सिर्फ लैक्टियल एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी सब एपिथेलियल सेल ही, और जाना सबको एपिथेलियल सेल के थ्रू ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर की जो लेयर है वो एपिथेलियल की बनी हुई है। हाँ सर। तो एपिथेलियल सेल से फैट को छोड़ करके बाकी सभी, सबको क्रॉस तो एपिथेलियल सेल को ही करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव इट इज फैट, प्रोटीन, व्हाटएवर इट इज। लेकिन एपिथेलियल सेल को क्रॉस करने के बाद डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो हमारी प्रोटीन होती है, हमारी शुगर होती है, हमारा वाटर होता है, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ। सिर्फ एक चीज को छोड़ के फैट लिम्फ वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होती। सर ठीक है, अब एक बात और समझिए, यहाँ पे गौर करेंगे, मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो जब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट की बात करते हैं तो होता यूं है कि सबसे पहले जो फैट मॉलिक्यूल होता है, तो फैट मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे, क्योंकि फैट क्या होता है, ये तो वाटर में इनसोल्युबल होता है, फैटी एसिड, है ना, ये डायरेक्टली तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता ब्लड में। तो अब क्या होता है कि इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो काम पहले ही हो चुका है। बाइल जूस क्या करता है, इसका सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देता है और छोटे छोटे फैट सोल्युबल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसे आप मिसल्स कहते हैं, ठीक है। मिसल्स, आप सोप एक्शन में पढ़ते हैं इसको, मिसल्स कहते हैं। अब क्या होता है,
मिसल्स जो होती है ये अंदर जाती है एपिथेलियल लेयर में, अंदर एपिथेलियल लेयर में जाने के बाद ये मिसल्स एक प्रोटीन कोटेड ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब मिसल्स ये जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर प्रोटीन की एक लेयर चढ़ जाती है, प्रोटीन कोटेड मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। इन प्रोटीन कोटेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। ये 2 बार नीट में पूछा गया, काइलोमाइक्रॉन, इनको हम काइलोमाइक्रॉन बोलते हैं। काइलोमाइक्रॉन जो होते हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय लैक्टियल। तो लैक्टियल से एब्जॉर्ब होके ये लिम्फ में चले जाते हैं और फिर लिम्फ से जाने के बाद ये ब्लड में हमारे डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इनका रूट कुछ ऐसा होता है। रीजन सिर्फ ये है क्योंकि फैट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये बड़े होते हैं और साथ में फैट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये इनसोल्युबल है क्योंकि नॉन पोलर है। सर हम्म, सर एक और बार बता दीजिए। ठीक है। देखो क्या होता है कि मिसल्स क्या होता है, मिसल सिंपल ये होता है, मिसल्स मतलब जब फैट के मॉलिक्यूल वाटर के साथ मिक्स हो जाएं उस सब्सटेंस को हम मिसल्स कहते हैं। ठीक है, तो होता यूं है कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में मिसल्स का फॉर्मेशन हो गया है। तो मिसल्स क्या है, मिसल्स बने हैं फैट के मॉलिक्यूल वाटर के साथ मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, और मिसल्स बनाने में हेल्प किसने किया है, मिसल्स बनाने में हेल्प जो किया है ये बाइल सॉल्ट का काम है। ठीक है, तो मिसल्स बन गया। अब मिसल्स का फैट और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये डायरेक्टली एपिथेलियल सेल को तो लेयर को क्लियर कर गए। एपिथेलियल लेयर को क्रॉस करने के बाद अब ये अंदर जाकर के कैपिलरीज में या लैक्टियल में किसी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो इनको एब्जॉर्ब करने के लिए एक फैसिलिटी दी जाती है। तो करते क्या है कि इन्हीं फैट के चारों तरफ प्रोटीन के ऊपर मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं। जब ये फैट ड्रॉपलेट या मिसल्स ड्रॉपलेट के ऊपर प्रोटीन के मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये जो आपकी येलो वाली बीच में लैक्टियल है, तो लैक्टियल इसको एब्जॉर्ब करके लेके जाती है। फिर लैक्टियल से लिम्फ में चले जाते हैं। लिम्फ अंदर एक भरा हुआ एक लिक्विड है जो लैक्टियल के अंदर या लिम्फ वेसल्स के अंदर भरा हुआ होता है, और लिम्फ से फिर ये डायरेक्टली ब्लड में मिल जाते हैं। तो इस रूट के थ्रू फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम बेटा। हाँ सर हाँ, सर इसको दोबारा समझा दीजिए प्लीज, सर मैं पता नहीं कैसे आउट हो गया था, बिल्कुल आउट हो गया। अच्छा चलो ठीक है, फिर से समझा देता हूँ, समझो। फैट डायरेक्टली हमारे बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो यूं होता है कि फैट के मॉलिक्यूल वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, इसकी हेल्प से, बाइल सॉल्ट की हेल्प से। तो बाइल सॉल्ट की हेल्प से फैट के मॉलिक्यूल जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं इसको हम मिसल्स कहते हैं। मिसल्स के मॉलिक्यूल अब क्या होता है कि इस एपिथेलियल लेयर को क्रॉस कर जाते हैं। एपिथेलियल लेयर क्रॉस करने के बाद अब ये मिसल्स के मॉलिक्यूल ना तो ये जो आपकी ये है ब्लड वेसल्स है वो एब्जॉर्ब कर सकती है, ना ही लैक्टियल एब्जॉर्ब कर सकती है। तो होता यूं है कि ये जो मिसल्स के मॉलिक्यूल है इनके चारों तरफ एक प्रोटीन की कोटिंग इकट्ठा हो जाती है, मतलब प्रोटीन की लेयर इकट्ठा हो जाती है। तो प्रोटीन की लेयर के अंदर, कोटिंग के अंदर ये जो मिसल्स के मॉलिक्यूल कोट हो जाते हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं काइलोमाइक्रोन्स। ये जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं इनको ये लैक्टियल या जो हमारी ब्लड ये लिम्फ वेसल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लैक्टियल में एब्जॉर्ब होने के बाद ये लिम्फ में डिसॉल्व हो जाता है फैट। उसके बाद लिम्फ में डिसॉल्व होने के बाद लिम्फ वेसल्स के थ्रू होता हुआ डायरेक्टली ब्लड में मिल जाता है जाकर। So that's how absorption of fat takes place. सर तो ये लैक्टियल्स एंड ये आर्टरीज एंड वेन्स तो ये काइलोमाइक्रोन डिसॉल्व कर सकती हैं, एब्जॉर्ब कर सकती हैं, लेकिन मिसल्स नहीं कर सकती। नहीं, मिसल्स का नहीं कर सकती, वरना तो फिर काइलोमाइक्रोन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके सर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिए। सर आपने वो फैट को बाइल सॉल्ट की मदद से वाटर में मिक्स होता है भी मिसल बनाना। हाँ, मिसल बनता है। मिसल पढ़ा होगा ना, वो सोप एक्शन में पढ़ा होगा ना मिसल्स, यस ये वही वाला। हाँ भैया, तो नोट करेंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल cannot be absorbed directly. Fatty acids and glycerol cannot be
absorb into blood directly because they are insoluble. Next point. So, sir, because They are insoluble in water. Next point. Formation of micelles takes place. So क्या? Formation of micelles takes place with the help of bile salt, which are taken into epithelial layer. So can you please repeat this point? सुनाई नहीं दिया था. So formation of mission. Formation of micelles takes place with the help of bile salt. Full stop. They are absorbed into epithelial layer, comma. Now these micelles get coated with the help of protein molecule. Full stop. This protein coated fat globule, this protein coated fat globule is called chylomicron. Which are Sir. हाँ. Sir एक बार नाम बोल दीजिए फिर से. Now these protein coated fat globule are called chylomicron. Which are absorbed by lacteals and get mixed with lymph and then blood. ठीक है. So this was all about the absorption. लार्ज इंटेस्टाइन हमारी सिर्फ वाटर को, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करती है ना, एक्स्ट्रा वाटर को और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, नोट कर लो, इसको भी नोट ही कर लो. लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट. अब हेडिंग डालेंगे ऐसे ही, देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट, सो बट आप नोट कर लीजिए. डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर. डाइजेस्टिव डिसऑर्डर टॉपिक है ना. हाँ, ये लास्ट टॉपिक है. डाइजेस्टिव डिसऑर्डर. तो सबसे पहला है जॉइंडिस.
जॉइंडिस नॉर्मली गंदे पानी से होता है और लिवर के अफेक्ट हो जाने से होता है। ठीक है, तो नोट करेंगे। It takes place due to infection in liver, it turn skin and eyes yellow, तो क्या 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 it turn skin and eyes yellow due to deposition of bile pigment, due to deposition of bile pigment। जो हमारा बाइल जूस होता है ना, तो बाइल जूस का कलर जो होता है, क्या कलर होता है? येलो। येलो ग्रीन कलर होता है। तो येलोइश ग्रीनिश कलर, इनके दोनों के बीच का कुछ अलग कलर होता है, येलो ग्रीन टाइप का कलर। ये कलर एक्चुअली बाइल का नहीं है, ये लिवर में बाइल जूस के साथ में कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, वो इसमें मिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना? अब इसमें रिसर्च मत करने लगा, जो जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना समझिएगा प्लीज। इसमें येलो ग्रीन कलर जो होता है वो कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल की वजह से होता है। वो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो बाइल जूस के साथ एक्सक्रीट हो जाता है, जिससे हमारा स्टूल के साथ वो बॉडी से बाहर चला जाता है। तो बाइल के साथ में कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी एड ऑन होते हैं, उनका डाइजेशन में कोई रोल नहीं। वो हैं कौन कौन से? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं जो कि बाइल को येलो और ग्रीन कलर देते हैं। जब जॉइंडिस हो जाती है तो यही बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन हमारी स्किन में और आईज में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी स्किन का और आईज का कलर येलो हो जाता है। उसी को जॉइंडिस या कुछ लोग उसको हिंदी में पीलिया कहते हैं। ठीक है, बॉडी येलो हो जाती है, नेल्स सर येलो हो जाते हैं। हाँ सर मेरे को ये पूछना था सर कि इसका पीएच क्या होता है सर बाइल जूस का? यार, कल लिखवाया नहीं था? सर शायद मैंने नहीं लिखा है। इसका पीएच वैल्यू दो जगह डिफरेंट होती है। ठीक है ना? तो इसकी पीएच वैल्यू जब हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें तो लिवर में आई थिंक मैंने लिखवाया होगा 7.8 लिखवाया होगा, है ना? और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। Sir, 8 point. हाँ 8 पॉइंट कितना, 8.6। और उसमें कितना लिखवाया है? सर 8.6 और 7.6. हाँ गाल ब्लैडर 8.6 में और 7.6। 7.6. 8.6 होता है लिवर से जब निकलता है, और गॉल ब्लैडर में होता है जाकर के 7.6। ठीक है, तो बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन जो होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, इसको येलो कलर देते हैं, और यही डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंडिस के डिजीज में, है ना? इनका दोनों का नाम याद रखिएगा। और बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बोथ आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दे हैव नथिंग टू डू विद द डाइजेशन। ठीक है, सर तो ये तो एक्सक्रीट हो जाते हैं ना, तो फिर ये येलो कलर किस निकल लिए? जाते हैं। तो ये जब लिवर अफेक्टेड हो जाता है तो इनका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता, ये डिपॉजिट होने लगते हैं। ओके इसीलिए ब्लड रिपोर्ट में डॉक्टर बोलता है कि बिलीरुबिन बढ़ गया, बिलीवर्डिन बढ़ गया है, जॉइंडिस के लक्षण है, सिम्टम है जॉइंडिस के। नाउ अब जो दूसरा वाला है नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सर- हमारी जो डिजीज, हाँ सर ये स्टूल्स को भी कलर देते हैं। हाँ ऑब्वियसली स्टूल को भी यही कलर देता है। नेक्स्ट है वोमिटिंग।
वोमिटिंग नोट करेंगे, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, it is controlled by medulla. Ejection of stomach content through mouth, पेट में भरा हुआ सामान पूरा मुंह से बाहर आ जाना, that is vomiting. Ejection of stomach content through mouth, it is controlled by medulla. ठीक है. Feeling of nausea, feeling of nausea cause vomiting. सर जैसा क्या कहा आपने क्या कहा मैंने? अभी जो कुछ नौजिया कहा था ना? हाँ, नाउजिया, ये देखो ना, फीलिंग ऑफ नाउजिया, फीलिंग महसूस होना, फीलिंग, ओके फीलिंग, हाँ, फीलिंग ऑफ नाउजिया कॉज वोमिटिंग. अब देखो वोमिटिंग के बहुत सारे रीजन होते हैं. आपने कुछ गंदा देख लिया, आपको घिन आई किसी चीज को देख करके, ठीक है, तो आपको वोमिटिंग हो जाएगी. रीजन ये है कि इसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व है ना. इसको हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है. इन द सेम वे जो लोग नॉर्मली अल्कोहल नहीं पीते हैं और वो अल्कोहल पी लेते हैं तो उनको वोमिटिंग हो जाती है. उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि उनको फीलिंग खराब आती है. उसके पीछे रीजन ये है कि जो अल्कोहल होता है वो सेरिबेलम को डिस्टर्ब करता है और मेडुला को डिस्टर्ब कर देता है. मेडुला जैसे डिस्टर्ब होती है तो वोमिटिंग आ जाती है. ठीक है. और जब बार बार उस सिस्टम को इंड्यूस करते हैं तो फिर उसमें वो इंड्यूस होना बंद हो जाती है. जब इंड्यूस होना बंद हो जाती है तो जो लोग रेगुलर पीने वाले होते हैं उनको वोमिटिंग नहीं आती है. ठीक है सर. हाँ सर, पहली बार पीने वाले को हमेशा आती है? पहली बार पीने वाले को हमेशा वोमिटिंग आएगी. वोमिटिंग जैसा फील होगा, इट डिपेंड्स. जैसे एक स्विक के एसएमएल क्रॉस होगा तो उसको वोमिटिंग आएगी. और दूसरा क्या है कि जो पहली बार सिगरेट पिएगा उसको खांसी डेफिनेटली आएगी, बिकॉज दैट इज ए बायोलॉजिकल फिनोमेना, फिजियोलॉजिकल फिनोमेना. सर मतलब मैं दूसरे वाले में पूछ रही थी, आनी है वॉमिट जब अगर फर्स्ट टाइम पी रहा तो? है क्या? सर मैं ये बोल रही हूँ सर, मतलब आना ही आना है, मतलब वो डिपेंड करता है क्या? डिपेंड करता है ना कि अल्कोहल हम मेडिसिन के थ्रू भी लेते हैं ना. तो हम अल्कोहल तो बचपन से ले रहे हैं, मेडिसिन के थ्रू भी लेते हैं. सिरप्स में अल्कोहल मिला होता है. तो एक लिमिट जब क्रॉस करता है, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए होती है जिस वैल्यू में जाकर के वो मेडुला को डिस्टर्ब करेगा. ओके सर. अब आता है डायरिया. सर आपने लिखाया नहीं? क्या चीज? कुछ नहीं सर. डायरिया नोट करो. abnormal frequency of bowel, abnormal frequency of bowel movement and increase in सर रिपीट कर दीजिए. सर सर आपकी आवाज कर गई थी, रिपीट कर दीजिए प्लीज. abnormal frequency of bowel movement, सर ओ BO BOWEL, abnormal frequency of bowel movement. सर हाँ, सर बॉल एक बार फिर से अच्छे से सर रिपीट कर दीजिए. abnormal frequency of bowel movement and increase of water amount in fecal discharge and increase of water amount in fecal discharge is known as diarrhea. It reduces the absorptional capability. It reduces the absorptional capability of digestive tract. Reduces the Absorptional capability of digestive tract.
कॉन्स्टिपेशन, नोट करेंगे सर एक मिनट, क्या है? हाँ, सर ये बाउल मूवमेंट क्या है? मतलब हमारा जो इंटरनल जो ये जितना भी हमारे गट के अंदर जो फूड भरा है ना, Yes, उसका जो मूवमेंट होता है वो स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, जैसे ये कहें कि हमारी जो ये मूवमेंट फूड का जो होता है ऊपर से नीचे तक, तो पेरिस्टालिसिस के थ्रू ही होता है, ये पेरिस्टालिक मूवमेंट के थ्रू होता है। तो पेरिस्टालिसिस की जो प्रोसेस होती है वो फ्रीक्वेंट हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो इंटरनल जो बाउल अंदर भरा हुआ है ना, तो वो तेज से मूव करना शुरू कर जाता है। और जब वो ज्यादा स्पीडली मूव करता है तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसी के साथ वाटर भी जाने लगता है। इसीलिए डायरिया होने से डिहाइड्रेशन होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी घट चुकी है, जिसकी वजह से ना तो मिनरल ब्लड के अंदर जा रहा है और ना ही ब्लड के अंदर वाटर जा रहा है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर वाटर और मिनरल जब नहीं जाएंगे तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, साथ में जो इंटरनल रिएक्शन चल रहे होंगे वो भी रुक जाएंगे, इसीलिए डिहाइड्रेशन से आदमी मर भी सकता है। सर तो ये होता कैसे है डायरिया? डायरिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। सर सर सिम्टम्स दिखते हैं ना? क्या? सिम्टम्स? हाँ बिल्कुल सिम्टम दिखते हैं। सर सिम्टम यही होता है, लूज मोशन होना। हाँ, सर ये तो फिर ये बाउल मूवमेंट आउट ऑफ कंट्रोल होने का मतलब आर्किप्स प्लेक्सस सही से काम नहीं कर रहा होगा, वो कह सकते हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ मूवमेंट को कंट्रोल करता है ना, वो मूवमेंट को एक मसल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जो इंटरनल गट होता है ना, उसमें Yes. इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाना है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन मसल रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसको, ये कह सकते हैं। ओके वो तो प्रॉपर नर्वस, देखो न्यूरॉन्स तो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन न्यूरॉन का रिफ्लेक्स का जो एक्शन हो पाता है वो प्रॉपर एक्शन नहीं हो पाता। रीजन ये कि बैक्टीरिया ने उनको क्या डैमेज कर दिया। कॉन्स्टिपेशन सिंपल है, खाना इंटेस्टाइन में रुका रहना, दैट इज कॉन्स्टिपेशन, है ना। नोट करेंगे, द fecal material retained within rectum as the bowel movement सर आपने बोला क्या रिमेन विद इन? fecal material retained within rectum as the bowel movement do not takes place properly. सर बाउल मूवमेंट की बात क्या बोला आपने? Do not takes place properly. सर एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Fecal material retained within rectum, fecal material retained within rectum as bowel movement do not takes place regularly. Do not takes place regularly. सर हाँ, सर तो ये रेक्टम सर किसी हद तक सेव कर पाता, स्टोर कर पाता होगा ना? हाँ तो वही ना, रेक्टम किसी हद तक स्टोर कर पाता है। सर तो उसके बाद क्या फिर वही अपेंडिसाइटिस होने का हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल 10 पूरा, बिल्कुल है। लंबे समय तक जब कॉन्स्टिपेशन रहता है तो अपेंडिसाइटिस का भी खतरा बना रहता है। अपेंडिसाइटिस इसीलिए कॉन्स्टिपेशन लीड्स टू अपेंडिसाइटिस। ओके सर। इंडाइजेशन, ठीक है, इंडाइजेशन। This is the situation in which food do not digest properly. Full stop.
The reason behind it is secretion of enzyme in inadequate So reason behind it. reason behind this is secretion of enzyme in inadequate amount. सर Inadequate, हाँ सर वो आपने जो लिखा है स्पेलिंग एक बार बोल दीजिए। क्या इंडाइजेशन की? Yes. इंडाइजेशन ये तो वो इंडाइजेशन लिखा है। हाँ इंडाइजेशन है। अच्छा The सर। reason behind it, secretion of enzyme in inadequate amount, comma, food poisoning, overeating, comma, over spicy food, etc. ठीक है? So this was all about digestion. सर सर जो बोलते हैं सर एक चीज पूछनी थी सर, वो जो बोलते हैं ना कि नमक खाने से बीपी हाई हो जाता है सर, तो वो मतलब बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल होता है? और सबके लिए एप्लीकेबल होगा। सर मतलब बच्चों का भी हाई बीपी हो सकता है? मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगी धीरे धीरे किसी की भी। सर तो मतलब वो जो हाई बीपी बोलते हैं फिर पड़े रहते हैं बेड रेस्ट पे होते हैं, वो वाला बच्चों को भी होता है? नहीं, बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर का शिकार तब तक नहीं हो सकते जब तक उनमें इनबॉर्न डेफिशिएंसी नहीं है। रीजन क्या? कार्डिक रेट हमसे बहुत ज्यादा हाई होती है, उनकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी हाई होती है, पंपिंग हार्ट की पंपिंग भी हाई होती है, नहीं इसीलिए सर मतलब वो बहुत ज्यादा सॉल्ट खाते हो तो? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल। सर मतलब रॉ सॉल्ट भी खाते हैं? अरे तो ऐसे बच्चों को कोने में ले जाके पहले कूटो सही से, सर इसको मारो। ऐसे बच्चों को पहले बजाओ ले जा करके है। ऐसे कोई मतलब जंगलियों वाले काम करता है? ऐसे कौन सॉल्ट खाता है? हैं? सर जंगली वाले नहीं है सर। अरे तब ऐसे कौन सॉल्ट खा जाता है? मैंने आज तक किसी को नहीं देखा हमारे सर गांव जो में। लोग शक्कर खाते हैं सर, मिल्क मेड चाटते हैं सर, वो कुछ नहीं है? नहीं, हमारे गांव में बच्चे ऐसे नमक थोड़े ना खाता है कोई ले हैं। तो जिनको मिट्टी खाने की आदत होती है थोड़ा खाते हैं सर यहाँ पर कहीं कहीं। कहाँ? लद्दाख में? सर सी फूड के साथ लद्दाख सर में भी खाते हैं, जामफर में भी खाते हैं कोई कोई। क्या नमक खाते? सिर्फ नमक खाते हैं? हाँ जी सर, कोई खाता है। अरे यार सर देखिए मैं सर, मैंने सिर्फ उन लोगों को देखा है जो देशी शराब के ठेके के पीछे लोग रहते हैं ना, वो नमक खाते हैं और दारू पीते हैं। इसके सर अलावा क्या मैंने किसी को नहीं सर देखा। क्या 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 सर? वो जो मधुशाला लिखा होता है ना, देशी ठेका शराब का, है ना? अच्छा हाँ सर, तो बस उसके पीछे मैंने नमक खाते हुए देखा है, ठीक है? स्नैक्स का और मैंने कहीं नहीं देखा नमक खाते हुए। सर नमक खास पे अल्कोहल के साथ नमक? नमक, हाँ, जैसे सॉल्ट नहीं बोलो, सॉल्ट नहीं बोलो, क्योंकि जो सॉल्ट खाते हैं एक्सेस में वो नमक खा रहे होते हैं, सॉल्ट नहीं खा रहे होते। अच्छा ठीक सर। है? और क्या, सॉल्ट तो तब तक बोलते हैं ना जब तक वो मतलब स्प्रिकल किया जाए किसी चीज में, थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में कहा जाए, है सर ना? मैं सर उन बच्चों की बात कर रही थी सर जो मतलब ऐसे सॉल्ट सॉल्ट नहीं, चलो नमक उठाते हैं हाथ में और चाटने लग जाते हैं, मतलब उनका क्या? फिजियोलॉजी गड़बड़ाएगी भाई, वो बीपी के शिकार थोड़े ना होंगे, दे कैन नॉट बी हाई बीपी पेशेंट। तो नॉर्मली बच्चों में मतलब सर क्या होगा आज, उनको? आज तक देखा है किसी बच्चे को डायबिटीज हो गई हो? देखा है? नहीं ना? हाँ सर है। नो, नो वे, मतलब ही नहीं बनता। डायबिटीज नहीं, शुगर लो क्या? बीपी लो बीपी इवन हाई शुगर की भी प्रोबेबिलिटी तब तक नहीं है जब तक बच्चे का पैंक्रियास डैमेज नहीं है। नॉट एट ऑल पॉसिबल। ओके लो ब्लड प्रेशर देखा जा रहा है। हाँ लो सर बीपी है, एक बच्चे को है तो मैं पूछूंगी कि क्या है। वो उसका पैंक्रियास खराब होगा। मनुजा का वो है लो बीपी। चलो अब देखो, हम लोग आते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना? तो
चलो पहले हेडिंग लो। नेक्स्ट चैप्टर डालेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सर चैप्टर सर नंबर आप शुरू कर रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ। सर वो उसका क्या सर, वो क्वाशियरकर मरासमस वो भी तो है, क्या क्या? वो है नहीं क्या चैप्टर के लास्ट अरे में? कहाँ किसमें लास्ट में है? तो पिछले चैप्टर के वो क्वाशियरकर मरासमस। अरे क्वाशर कोर और मरासमस की बात कर रहे हो, वो इसमें हालांकि है नहीं क्या? नई एनसीईआरटी में आया है क्या? सर पता नहीं, हमें तो इस बार जो मिला नहीं। वो तो उसमें आता है ना, क्वाशर कोर और मरासमस तो मेल न्यूट्रिशन में आता है यार, इसका पार्ट नहीं है। नहीं मेरे पास तो एनसीईआरटी में खैर नहीं दिया गया, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्वाशर कोर और मैरास्मस क्या होता है, एक में बच्चा मोटा हो जाता है और एक में बच्चा पतला हो जाता है। दोनों प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ना। तो दिस इज मेल न्यूट्रिशन। तो मेल न्यूट्रिशन क्या होता है कि कई बार देखा होगा ना कि जैसे नाइजीरिया वगैरह में जो बच्चे होते हैं, है ना, उन बच्चों का पेट फूला होता है लेकिन बाकी पूरी बॉडी का जो पार्ट होता है वो एकदम दुबला पतला होता है। देखा कभी ऐसा? देखा होगा यस सर। Yes, नॉर्मली। सर देखा है। जब भी आप यूनाइटेड नेशंस की फोटोग्राफ वगैरह देखते होंगे, है ना, तो उसमें आप देखते होंगे कि बच्चा जैसे मोटा है ना, मतलब प्रॉपर फूला हुआ, कुछ तो देखा होगा बच्चा फूला हुआ है लेकिन वो दूर से दिखाई दे रहा है कि वो डिजीज है ना। तो वो तो हो गया हमारा क्या, क्रॉशर कोर, है ना। मैरास्मस में क्या होता है, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। दोनों का ही एक ही रीजन है, मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस डाइट नहीं दी गई। जैसे क्या होता है कि हम आप खाना खाते हैं तो आप ये नहीं देखते हो कि उसमें न्यूट्रिशनल अमाउंट कितना है ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देखते हैं। तो जिसकी वजह से वो हमारे इंटेस्टाइन के वॉल्यूम को तो बढ़ा देता है, उससे आपका पेट तो भर जाता है। पूरे वर्ल्ड में 70% लोग राइस खाते हैं, 70% लोग राइस खाते हैं। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में 90% लोग राइस खाते हैं। आप देखिए इंडिया में जितने गरीब स्टेट हैं वहां पे राइस खाया जाता है, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, जितने गरीब स्टेट है वहीं पे राइस ज्यादा खाया जाता है। रीजन ये होता है। हाँ सर एक बात पूछनी थी सर, ये गरीब का कौन सा सेंस है सर? मतलब वो क्योंकि सर छत्तीसगढ़ और इस तरफ तो सर वो एग्रीकल्चरल स्टेट ही है, मतलब वहां पर मोस्टली फार्मिंग से ही लोग होते हैं, मतलब फार्मर्स ही होते हैं मोस्टली। पर सर कैपिटा इनकम, पीसीआई, है? पीसीआई पर कैपिटा इनकम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो वहां पे, हाँ छत्तीसगढ़ को राइस बाउल कहते हैं। तो आप देखो ना, राइस, तो राइस क्या है, राइस में भाई न्यूट्रिशन थोड़े ना है। राइस तमिल भी खाते हैं लेकिन वो मछली के साथ खाते हैं, हाईली प्रोटीनिशियस थिंग। राइस बंगाली भी खाते हैं, वो मछली के साथ खाते हैं, सी फूड के साथ खाते हैं, हाईली न्यूट्रिशियस थिंग। ठीक है, केरलाइट भी खाते हैं, बट विद बिहारीज, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड ऑल दैट, इन स्टेट्स में क्या है कि यहाँ पर न्यूट्रिशन, क्योंकि मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप बिल्कुल रिच क्लास, रिच क्लास, अपर मिड क्लास की बात मत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ इन स्टेट में 5% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। 90% से ज्यादा जो लोग हैं उनके पास, बेचारों के पास सफिशिएंट इतना पैसा नहीं कि वो खाना खा सकें। सो रीजन क्या होता है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन राइस। तो राइस दबा के खा लेते हैं, उनका पेट तो भर जाता है बट दे डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिशन। इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना है आपने? नहीं सर। नहीं सुना? नो सर। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हम नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में वैसे कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर? इंडिया में कौन है? छत से कूद जाओ, सर लाल नहीं पता? क्या सर? छत से कूद जाओ जल्दी से जाके बाहर, क्योंकि जीवन व्यर्थ है। सर लाल बहादुर शास्त्री। हम तुमको ना एक मुक्का मारेंगे तेज से, लाल बहादुर शास्त्री। सर नरेंद्र मोदी जी। घूसा मारेंगे ना तुम्हारे इतनी तेज से, पीठ में गांधी जी। दम से। सर गांधी जी। तुम्हारा तो मैं गला ही दबा दूंगा। सर सर सर, हाँ, फार्मर्स। खास फेल। सर पंजाब और हरियाणा वाले ना? अरे चुप करो तुम।
ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पता, इतना कूटना चाहिए ना, अभी क्लास में होता है ना, दो चार के एकदम घूसा मारता तेज से। सही में सर, फार्मर्स कितना एम एस स्वामीनाथन साहब इंडिया में जिन्होंने रियल में काम किया आप उनको बिल्कुल नहीं जानते हैं, और दैट इज द आयरनी ऑफ योर जनरेशन दैट यू डू नॉट नो दीज पीपल, दे आर लीजेंडरी पीपल यार, वी मस्ट हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम यार एटलीस्ट। एम एस स्वामीनाथन, इंडिया में, इंडिया गरीब था, हम भीख मांगते थे अनाज अमेरिका से, अमेरिका ने अनाज के साथ में, गेहूं के साथ में हमको कॉकरोच दे दिए जो इंडिया में नहीं पाया जाता, पेरीप्लेटाना अमेरिकाना जिसको आप बोलते हैं। अमेरिका ने साथ में आर्जिमोन मैक्सिकाना वो वीड दे दी जो आज भी पूरे गांव में सब जगह, पूरे हरियाणा, यूपी और वेस्ट इन एरिया पंजाब में फैली हुई है वीड, वो कभी खत्म नहीं होती। एम एस स्वामीनाथन साहब ने इंडिया में रिसर्च करके इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया। आज की डेट में हम ग्रेन एक्सपोर्ट करते हैं, वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग है वीट प्रोडक्शन में, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन गो टू एम एस स्वामीनाथन। तो नॉर्मन बोरलॉग साहब ने देखा कि 70% जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की राइस पे डिपेंडेंट है। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, लोगों को अगर राइस के थ्रू विटामिन की सप्लाई कर दी जाए तो मेल न्यूट्रिशन को रिमूव कर दिया जाए। इन्होंने विटामिन ई का एक जीन डाला सबसे पहले राइस में, और उस राइस का नाम दिया गोल्डन राइस। सो गोल्डन राइस के थ्रू उन्होंने उन गरीब लोगों तक विटामिन और मिनरल्स को पहुंचाने का काम किया, ताकि जब वो अपनी भूख मिटाने के लिए राइस खाएं तो उनकी बॉडी में साथ में विटामिन और मिनरल्स भी चले जाए, ठीक है। सो दिस क्रेडिट गो टू नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग एक बहुत गरीब कंट्री के थे, ही वाज फ्रॉम मैक्सिको, और नॉर्मन बोरलॉग को इस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। द सेम थिंग डन इन इंडिया बाय एम एस स्वामीनाथन साहब। एम एस स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दिया गया। एम एस स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए, नॉर्मन बोरलॉग 2 बार पूछे भी गए हैं भाई साहब नीट में। अब समझ आया सर? तो ये एम एस स्वामीनाथन जी ट्विटर पे एक्टिव हैं? अरे यार वो बेचारे रहे नहीं, ऐसे लोग ट्विटर पे नहीं होते, ऐसे लोग लैब में होते हैं। ओके अच्छा, सर। एक और बताओ, वर्गीस कुरियन को जानते हो? वर्गीस कुरियन नहीं जानते यस हो? सर। कौन है? सर सुना है सर। इंडिया वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन में किस नंबर पे? थर्ड। फर्स्ट। डेनमार्क को पीछे कुछ छोड़ चुका है इंडिया कई सालों से। अच्छा। एंड द क्रेडिट गोज टू वर्गीस कुरियन। ही इज अ फाउंडर ऑफ अमूल कोऑपरेटिव। सर आखिरी में जब अमूल इन्होंने बनाया, आनंद एक गांव से, और वर्गीस कुरियन साहब आखिरी में, याद रखिएगा, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर है, इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, दैट इज क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। वर्गीस कुरियन साहब को आखिरी में, ही वाज नॉट अ पॉलिटिकल काइंड ऑफ पर्सन, तो उन्हें निकाल करके फेंक दिया गया और आखिरी में उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दिया गया, वीसी, वाइस चांसलर, और फाइनली उनकी कुछ साल पहले डेथ हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको आप नहीं जानते होंगे, देयर आर नंबर ऑफ द पीपल। तो सब ब्लू रेवोल्यूशन भी बता दीजिए। इसका कोई फादर नहीं है। ब्लू रेवोल्यूशन इज लाइक रेवोल्यूशन ऑफ दिस वन, ये पिसीकल्चर, मछली पालन, फिश रेयरिंग, तो पिसीकल्चर। इंट्रोड्यूस किसने, मतलब? ना, द क्रेडिट डू नॉट गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन। सर तो जो ये सब नेम्स हैं आपने बोला कि रीड में आ रखे हैं, तो ये है या फिर सर ये मतलब कहीं और से याद करने पड़ेंगे? ना है, कहीं मैं बीच में बताता रहूंगा। बुक में एनसीईआरटी में नहीं होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं होंगे, लेकिन जहां आएंगे वहां मैं बताता रहूंगा एडिशनली, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। श्रीधरन को जानते हो क्या? ई श्रीधरन को जानते हो? क्या? ई श्रीधरन को जानते हो? ई श्रीधरन। अच्छा एक बात बताओ, यस सर। मैं तुमको एक टर्म बताता, हाराकिरी जानते हो? हाराकिरी क्या होता है? हाराकिरी नहीं सर, हिंदी है सर ये? जापानीज है। हाराकिरी हाराकी। जापान का इतिहास रहा है कि समुराई कभी हारते नहीं, ठीक है ना। और उनकी खास बात क्या होती थी, समुराई योद्धा जब हार जाते थे, अगर वो हार जाते थे तो अपनी तलवार से अपने पेट में भोंक लेते थे, और अपनी, देखना नेट पे डाल के देखना, मिल जाएगा, हाराकिरी बोलते हैं उसको, इंग्लिश डिक्शनरी में भी एक नाम है, ठीक है ना। अब यही तुम्हारे पास आखिरी चॉइस बची है,
सर ये आपने है ना, हमारा भी हाराकिरी बताया। करना। हाँ यही तुम लोग बोला, हाराकिरी कर लो। अब अगर श्रीधरन का नाम नहीं पता, डीएमआरसी जानते हो? डीएमआरसी नहीं नहीं? sir. तो कंपनी है। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, जो दिल्ली की मेट्रो Yes, चलाती sir, है, मैंने सोचा था ये। ठीक है। तो आप डीएम ऐसे स्विच करेंगे सर टॉपिक तो आज समझ सुनो, नहीं आएगा। अरे बताओ, सुनते जाओ। डीएमआरसी वर्ल्ड की पहली कार्बन ट्रेडिंग कंपनी है। इंडिया की पहली, सॉरी, इंडिया की पहली कार्बन ट्रेडिंग कंपनी है। अब ये बात में पढ़ेंगे कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है। कार्बन रेटिंग मतलब इंडिया में पोल्यूशन को इतना कम पोल्यूशन करती है कि अपने पोल्यूशन के कम किए गए हिस्से को बेचती है। ऑस्ट्रेलिया को बेचा। डीएमआरसी के पहले प्रोजेक्ट, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन, रेल कॉर्पोरेशन बनाने के पहले एक प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया। वो प्रोजेक्ट जो है उसे हम लोग ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे का नाम सुना यस सर। Yes, sir. है ना? वो पता नहीं कौन सी मूवी थी शाहरुख खान की, ऐसी कौन सी थी, पता नहीं कौन सी थी। सर कौन सी? चेन्नई एक्सप्रेस करके थी। हाँ चेन्नई एक्सप्रेस Yes, देखा है? सर चेन्नई एक्सप्रेस। वो जो सीन है जहां से वो हाँ, सर, वो चेन्नई ट्रेन रुकती है, दैट इज कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे में वर्ल्ड का टफेस्ट रेलवे ट्रैक है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 90 टनल्स बनाए गए और 100 से ऊपर ब्रिज बनाए गए। इसके बाद ये रेलवे बना जा करके। सर कोंकण तो एक पार्ट है सर, वहां राइट, से वो ट्रेन चेन्नई जा रही होगी तो सर पूरा तो होगा नहीं ना कोंकण रेलवे। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, केरला के कोस्टल पार्ट को कोंकण बोलते हैं, वही आगे जब महाराष्ट्र में चला जाता है उसको अपन मालाबार बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कोंकण रेलवे है, ये कोंकण रेलवे बनाने का क्रेडिट जाता है ई श्रीधरन साहब को। ही इज ए एक्स रिटायर्ड इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर। रिटायर होने के बाद उन्होंने कोंकण रेलवे बनाया। दिस इज आइकॉनिक इन द वर्ल्ड। इसके बाद इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी ने उनको इनवाइट किया कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद इन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिया, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। डीएमआरसी का कोई प्रोजेक्ट आज तक डिले नहीं हुआ, ये अपनी टाइमलाइन से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। सो द क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन ई श्रीधर, ठीक है। ही डेवलप मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस कंट्री। लेकिन आपको नहीं पता होगा इनके बारे में, जानते हो नहीं जानते हो, है ना? किसी को नाम भी नहीं जान गया। पता। तो इसीलिए पढ़ा करो, अच्छी चीजें पढ़ा करो, ठीक है। सर और तो ज्यादा पढ़ा करो। पेपर आएगा अब कोरोना ही लिखा होगा उसमें, तो ऐसा थोड़ा ना है कि सर पता चला। हैं क्या क्या? सर मैं बोल रही हूँ सर आजकल के न्यूज़पेपर पे सिर्फ कोरोना होता है। तो वो डांस इंडिया डांस देखोगे तो कैसे काम चलेगा? सर मैं टीवी डांस में इंडिया डांस नहीं देखती हूँ सर। तुम लोग सब यही उल्टी सीधी चीजें देखते हो। ये क्या नाम है, क्या कौन सा था वो अरे क्या बनाते थे वो बच्चे, क्या भैया वो सॉफ्टवेयर जो हटा दिया इंडिया ने, बंद कर दिया, Sir, टिकटॉक। PUBG. टिकटॉक, सर पबजी। पबजी बहुत बेकार है सर, मैं ऐसे Sir, चाइना वाले ऐप्स सुनो, मेरे पास। तो सुनो मैं बताता हूँ, ये साउथ कोरिया का है। सुनो मेरी बात। कुछ जो न्यूज होती है ना साइंस की, टेक्नोलॉजी की, वो पढ़ा करो, है ना? उल्टी सीधी चीजें नहीं पढ़ा करो, ठीक? पता होना चाहिए ये सब, समझ रहे हो ना? तुम्हारे एज के बच्चों को बिल्कुल पता होना चाहिए। सर लेकिन मुझे सर एक चीज पूछनी है। हम ई श्रीधरन को तब से जानते हैं ना, समझे, और नॉर्मन बोरलॉग को, जो हम क्लास 4th में पढ़ते थे। सर बताओ। सर वो आपने चेन्नई एक्सप्रेस बोला सर, लेकिन वो ट्रेन तो सर मतलब तमिलनाडु जा रही होगी ना, आपने अरे वो केरला शूटिंग, अरे नहीं भैया, वो शूटिंग वहीं की है, उसी की, कोंकण रेलवे की, केरला की शूटिंग है। अच्छा सर शूटिंग वहां की होगी सर, अच्छा, वो ऐसे क्या? बोलिए ना। मैं वही बता रहा था वो कितना खूबसूरत बना हुआ है, और दिस इज टफेस्ट रेलवे। समझ गए? यस सर। सर वैसे तो वो रामू जी में हुआ होगा। नहीं, ओरिजिनल सीन था वो, जो वो ब्रिज का पिक्चराइजेशन है, हाँ सर ब्रिज का है। वो वहीं का, वो ब्रिज श्रीधरन साहब को बनाया हुआ है, ठीक है। सर उसको वो डिजाइन अभी देखो मुद्दे पे आओ, समझे ना? मुद्दा ये है कि जितने सारे फेमस लोग हैं, उनकी रिसर्चेस हैं, ये पढ़ा करो। सर हाँ बोलो। ये अभी जिंदा है? तो श्रीधरन साहब जिंदा है, हाँ हाँ, इनकी बेटी पढ़ती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हाँ, आज जिंदा है ये? हाँ मैं मिल चुका हूँ श्रीधरन से। अच्छा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो सर तो ये रेलवे के डिजाइनर थे ना, हाँ ये कोंकण रेलवे के डिजाइनर के थे। हाँ, वो आर्किटेक्ट है, ठीक है। तो
अच्छा, मेल न्यूट्रिशन वाले दोनों नाम का, एक है मैरस्मस और दूसरा क्वाशरपोर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बताओ। सर अब मुझे याद नहीं कौन सी डिजीज में सर। हाँ सर, ये था कि क्या कहते हैं, जब भी कोई प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी मतलब जब एक इन्फेंट होता है, जब कोई इन्फेंट होता है, जब कोई क्या क्या क्या? सर जब भी कोई इन्फेंट होता है ना, और उसको अपनी क्या कहते हैं मदर का मिल्क नहीं मिल पाता है, तो डील करता है। क्या कह रहे हो? सर जब भी कोई किसी इंसान को अपनी माँ का दूध नहीं मिल पाता है, तो वो इस हाँ। चीज नहीं करता है। सर वो कौन सी डिजीज थी? वो ऑटो इम्यून डिजीज होती है। और सर इसका रीजन ये था कि उसकी जो मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि जो उसकी माँ होती है वो दूसरी प्रेगनेंसी से चल रही होती है सर। तो ना प्रेगनेंसी ना ना, ऐसा क्या क्या क्या, फिर से बताओ। ये तो गलत फैक्ट था। क्या बोला? दोबारा प्रेगनेंसी? नहीं सर, वो आप क्या कहते हैं, ये लिखा था ना कि बहुत लोगों को मालन्यूट्रिशन, मतलब बहुत बच्चों को मालन्यूट्रिशन इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको जब वो छोटे होते हैं उनको सही से दूध नहीं मिल पाता है। और रीजन ये होता है कि वो रीजन ये होता है कि मदर, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, समझे ना, तो उसके बच्चे के अंदर, हम मैं पढ़ाऊंगा इम्यूनिटी में, 12th क्लास में आपको पढ़ाऊंगा डिजीज और इम्यूनिटी वाले चैप्टर में, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो मदर से मिल्क निकलता है उसमें एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है ना? सर तो मतलब प्रेगनेंसी के वक्त लैक्टेट नहीं हो पाता है, इसलिए उनको भी नहीं मिल पाता है। ना 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 ना, हाँ, उनको मिल्क फीडिंग नहीं कराई जाती इसलिए, या मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता। सर तो ये फैक्ट नहीं है कि प्रेगनेंसी के वक्त लैक्टेशन नहीं होता है? प्रेगनेंसी वक्त लैक्टेशन नहीं, लैक्टेशन तो आफ्टर बर्थ पर्टुएशन ही होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे लैक्टेशन कभी नहीं हो सकता है। नहीं, अगर दूसरे बच्चे की बात करें तो पहला बच्चा हो गया, दूसरा बिल्कुल नहीं, जब तक मदर में लैक्टेशन होता है तब तक ओवा इवॉल्व ही नहीं, ओव्यूलेट ही नहीं हो सकता, तो दूसरा बच्चा हो कैसे सकता है? मैं वही तुमको बोल रहा था, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना, कुछ बायोलॉजिकल लॉज हैं, ठीक है? तो ये दोनों डिजीज हैं। क्या किसने पूछा था? आमना? हाँ सर मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि सपोज कोई पहला बच्चा पैदा हो गया है और वो छोटा ही है, तो हाँ उसको बेसिकली जो प्रोटीन्स मिलते हैं वो अपनी क्या कहते हैं मम्मी के दूध से मिलते हैं सर। हाँ, तो एक कुछ ये दे मंथ रखा है। तक यार, कुछ मंथ तक। हाँ तो सब सपोज उसको उस मंथ के बीच ही क्या कहते हैं उसकी मम्मी दूसरी प्रेगनेंसी के उसमें चली जाती है, पीरियड में चली जाती है, तो उसमें क्या ऐसा होता है कि लैक्टेट नहीं कर पाती वो? देखो, मैं तुमको वही बोला हूं ना कि जब तक जब तक लैक्टेशन मदर में चल रहा है, फर्स्ट लैक्टेशन चल रहा है ना, तब तक हर्षित प्रेगनेंसी कॉज ही नहीं हो सकती है। जब तक मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट हो रहा है तब तक ओव्यूलेशन नहीं हो सकता एक्चुअली, और तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। और जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो सकता है तो दूसरी प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं ना। वही बोला था, ये बायोलॉजिकल लॉ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये केस नहीं पॉसिबल। ठीक। तो 7 बज गए। सर वही एनसीईआरटी में तो बोला, तो मेरी जान तो छोड़ो, तब ना यस जाने सर, दो। बाय सर, थैंक यू सर, चलो, बाय। हैप्पी नवरात्रि सर। सेम टू यू, Thank you, sir. Bye, sir. बाय 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 Thank you, sir. Bye, sir. सर सर मुझे हाँ, ये बोलो। एनसीईआरटी मिला सर, हाँ, जो मैं बोल रहा था सर। एक बार प्लीज पढ़ो सर ये पैराग्राफ, कौन सा? यही जो मैं आपसे बोल रहा था अभी। हाँ, कहाँ पे पढ़ रहे हो ये बताओ, तुम नेट से मना पढ़ना लेकिन हर्षित। पेज नंबर 266 पे है, पैराग्राफ नंबर 2। किसका किसका किसका? एनसीईआरटी में हाँ पेज नंबर 266 और पैराग्राफ पीईएम के अंदर जहाँ पे मरासमत लिखा है ना, सेकंड पैराग्राफ। अरे रुक, पेज नंबर 266 में किसमें है यार? ये मेरे में तो दिया ही नहीं है एनसीईआरटी में, सर है ही हाँ नहीं। सर मैं पढ़ देता हूँ सर। marasmus is produced by a simultaneous deficiency of proteins and calories. It is found in infant less than a year in age if the mother's milk is replaced too early by other foods which are poor in both protein. हाँ, तो वही ना कि बच्चे में क्या हुआ कि दूसरे बच्चे आना देखो शुरू हो गए, इसमें शायद दूसरा बैच होगा, ठीक है ना? तो उसमें क्या हुआ कि बच्चे को मिल्क फीडिंग करानी चाहिए मदर की। मदर ने क्या किया कि 6 महीने में उसका दूध छुड़ा करके उसको खाना खिलाना शुरू कर दिया,
सर नहीं सर, इसके आगे दे रखा है ना कि this often happens if the mother has second pregnancy or childbirth when the older infant is too young. सेकंड प्रेगनेंसी एंड द चाइल्ड इज ओल्डर. नहीं ओल्डर नहीं, ओल्डर इन्फेंट लिखा है, मतलब 1 साल से कम का ये. This often happens if the mother has second pregnancy or childbirth when the older infant is still too young. हाँ, तो वही बोला ना कि देखो अब इसमें क्या हो गया ना कि यहाँ पर जो मदर में लैक्टेशन खत्म हो चुका है. मैं वही तो कह रहा था, लैक्टेशन 1 साल से ऊपर नहीं चलता है मदर में, 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम, समझे. इससे ऊपर लैक्टेशन नहीं होता है. लैक्टेशन मदर में खत्म हो गया. मदर में लैक्टेशन बंद हो चुका है, तभी प्रेगनेंसी कॉज होगी. सेकंड सर मतलब अगर सपोज मतलब सर ये लैक्टेशन आपने जब बोला सिर्फ 1 साल के लिए होता है, मतलब ऑल ओवर लाइफ में होता है या प्रेगनेंसी के बाद 1 साल होता है? नहीं, प्रेगनेंसी के तुरंत मतलब लैक्टेशन पर 2